कहानी शुरू होती है 1935 में। तिब्बत की बर्फीली वादियों में एक छोटे से गांव ताक्सर में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया लाहामो धोंडो और यही बच्चा एक दिन दलाई लामा बन जाता है। अब दलाई लामा 90 साल के हो चुके हैं, लेकिन असली हलचल उनके बाद क्या होगा इसको लेकर मची है। जन्मदिन के ठीक 4 दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया, मेरे बाद दलाई लामा का चुनाव तिब्बती परंपरा से ही होगा और यह हक सिर्फ मेरे गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को होगा। पर चीन को यह बात हजम नहीं हो रही है साहब। उसने कहा, हमारी मंजूरी के बिना कोई भी दलाई लामा नहीं बन सकता। अब सवाल ये उठता है कि कौन होते हैं दलाई लामा, उनका उत्तराधिकारी चुना कैसे जाता है, चीन को इसमें दिक्कत क्या है और भारत इस पूरे खेल में कहां पर खड़ा है। चलिए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। दरअसल साहब दलाई लामा तिब्बत के बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक पद है। करंट में दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो इस पद को पाने वाले 14वें बौद्ध धर्म गुरु हैं। माना जाता है साहब कि दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा पुनर्जन्म लेकर आती है और ऐसे ही ये ट्रेडिशन जारी रहता है। 1557 में मंगोल के शासक अल्तान खान ने दलाई लामा की परंपरा शुरू की थी। उस समय बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु सोनम ग्यात्सो को तीसरा दलाई लामा बनाया गया। पहले 2 दलाई लामा गेदुन द्रुपा और गेदुन ग्यात्सो को मरणोपरांत दलाई लामा की उपाधि दे दी गई थी। तो सवाल ये भी है कि दलाई लामा को कैसे चुना जाता है। दरअसल दलाई लामा की मृत्यु के बाद जब शोक का समय खत्म हो जाता है, तब नए दलाई लामा की खोज शुरू हो जाती है। दलाई लामा अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारी की कुछ निशानियां बता जाते हैं और कुछ निशानियों की पहचान बौद्ध भिक्षु भी करते हैं। मृत्यु के समय दलाई लामा के शव की दिशा, मृत्यु के बाद भिक्षुओं को आए सपनों से नए दलाई लामा को खोजने की दिशा तय की जाती है। इसमें ज्योतिष भी मदद करते हैं। दलाई लामा की पहचान करने वाला दल पहले उनकी मृत्यु के समय या उसके आसपास पैदा हुए बच्चे की खोज करते हैं। इनमें से विशेष लक्षण वाले बच्चों की पहचान की जाती है। अगर किसी बच्चे में दलाई लामा होने के गुण दिखाई पड़ते हैं तो उसकी परीक्षा ली जाती है। उससे दलाई लामा के बारे में सवाल किए जाते हैं, उनका सामान दिखाया जाता है। जब बच्चा इस परीक्षा में पास हो जाता है साहब, तो उसे दलाई लामा का पुनर्जन्म मान लिया जाता है। इसके बाद बच्चे को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होंगे। तो जो इस वक्त दलाई लामा हैं, उन्होंने 2 जुलाई को घोषणा की थी कि उत्तराधिकारी की परंपरा जारी रहेगी और अगले दलाई लामा का चुनाव तिब्बती परंपरा के मुताबिक ही होगा। यानी दलाई लामा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनका पुनर्जन्म होगा। अगले दलाई लामा की पहचान करने की जिम्मेदारी गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को दी गई है। ये ट्रस्ट ही भारत में दलाई लामा के सभी कामकाज को संभालता है। वहीं दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी के लिए 3 मुख्य भविष्यवाणी कर चुके हैं। उत्तराधिकारी आजाद देश में पैदा होगा। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि अगले दलाई लामा तिब्बत या चीन में पैदा ना होकर भारत में पैदा हो सकते हैं। ऐसे में भारत में रह रहे करीब 1,40,000 तिब्बतियों में से अगले दलाई लामा की खोज होगी। अगला दलाई लामा कोई बच्चा नहीं बल्कि अडल्ट हो सकता है। जरूरी नहीं कि अगला दलाई लामा पुरुष ही हो, यानी पहली बार किसी स्त्री के दलाई लामा बनने के रास्ते भी खुले। दरअसल साहब फिलहाल में जो दलाई लामा हैं, उनका जन्म 1935 में चीन के उत्तर पश्चिम में ताक्तेसर गांव में हुआ था। सिर्फ 2 साल की उम्र में उनकी पहचान हो गई थी। 13वें दलाई लामा की छोड़ी निशानियों की मदद से बौद्ध साधुओं का दल इस गांव तक पहुंचा था। ये दल अपने साथ 13वें दलाई लामा का कुछ सामान जैसे चश्मा, घंटी, छड़ी लेकर आए। उन्होंने दलाई लामा का सामान और कुछ और सामान बच्चों के सामने रखा। इनमें से बच्चे ने 13वें दलाई लामा से जुड़ी चीजें उठाकर कहा, ये मेरा है। आखिर में उन साधुओं ने बच्चे के सामने कुछ छड़ी रखी। बच्चे ने दलाई लामा की छड़ी उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद उन साधुओं को यकीन हो गया कि ये बच्चा दलाई लामा का पुनर्जन्म ही है। 6 साल की उम्र में उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और 1950 में चीन की तिब्बत में घुसपैठ के बाद उन्होंने दलाई लामा की पूरी शक्तियों के साथ पद संभाला। चलिए अब सबसे मेन सवाल को डिस्कस कर लेते हैं कि चीन दलाई लामा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, उसको क्या दिक्कत है। दरअसल दलाई लामा ने जैसे ही उत्तराधिकारी चुनने की घोषणा की, इसके बाद चीन बौखला गया। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा, दलाई लामा, पंचेन लामा और अन्य बौद्ध धर्म गुरुओं का चुनाव स्वर्ण कलश से चिट्ठी निकालकर ही होना चाहिए और इसमें चीन की सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। दरअसल 1792 में स्वर्ण कलश से चिट्ठी निकालकर दलाई लामा और अन्य बौद्ध धर्म गुरुओं के चुनाव की परंपरा शुरू हुई थी, जिससे साहब धर्म गुरु के चुनाव में कोई पक्षपात न हो। 11वें और 12वें दलाई लामा का चुनाव इस प्रक्रिया से ही हुआ था। 13वें दलाई लामा के समय से इसका इस्तेमाल बंद हो गया। आलोचकों का कहना था कि इस प्रक्रिया में चीन
हेर फेर कर सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी धर्म में विश्वास नहीं करती। वो अपनी पसंद से दलाई लामा की नियुक्ति करके तिब्बत से दलाई लामा का प्रभाव खत्म करना चाहते हैं। चीन की सरकार ने 2007 में तिब्बत के धर्म गुरुओं की नियुक्ति में चीनी सरकार की मंजूरी जरूरी होने का नियम बनाया था। चीन का कहना है कि अगले दलाई लामा चीन से ही होने चाहिए। दूसरे किसी देश में पैदा हुए उत्तराधिकारी को अवैध माना जाएगा। तो मेन बात यह है साहब कि चीन हमेशा से तिब्बत के दलाई लामा चुनने की परंपरा का विरोध करता आया है। 1995 में जब मौजूदा दलाई लामा ने तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े धर्म गुरु पंचेन नाम की पहचान की, तब भी चीन ने इसका विरोध किया था। दरअसल दलाई लामा ने एक 5 साल के बच्चे की पहचान 11वें पंचेन लामा के रूप में की थी। चीन ने इस बच्चे और उसके परिवार को अगवा करवा लिया। उस बच्चे का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं उसकी जगह चीन ने 5 साल के ही दूसरे बच्चे ज्ञानकेन नोरबू को पंचेन लामा घोषित किया। 6 जून 2025 को यही पंचेन लामा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे और उनके प्रति वफादार होने का वादा किया था। अब इस पूरे खेल में भारत का क्या रोल है? तो साहब इसी जुलाई में माइनॉरिटी मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने दलाई लामा की घोषणा का समर्थन करते हुए कहा, दलाई लामा का पद सिर्फ तिब्बत के लिए ही नहीं, दुनिया भर में उन्हें मानने वालों के लिए बहुत महत्व का है। अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दलाई लामा के अलावा और किसी के पास नहीं है। रिजिजू के बयान के बाद 4 जुलाई को चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत को चेतावनी देते हुए भी कहा, तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर भारत को सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद 5 जुलाई को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अपना रुख साफ करते हुए कहा, भारत सरकार आस्था और धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों पर ना तो कोई रुख अपनाती है और ना बोलती है। आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। चीन छोड़कर भारत कैसे आए थे मौजूदा दलाई लामा? देखिए, आज तिब्बत चीन का हिस्सा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। 1950 में चीनी सरकार ने तिब्बत में अपनी सेना भेजकर कब्जा कर लिया। इसके बाद चीन और तिब्बत की सरकार में समझौता होता है, जिसमें चीन ने तिब्बत की आजादी बरकरार रखने की बात कही। इसके बावजूद अगले 1 दशक तक चीनी सेना तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करती रही। वर्तमान दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक मार्च 1959 में चीन की सेना दलाई लामा के महल तक पहुंच गई थी। दलाई लामा एक सिपाही के कपड़े पहनकर तिब्बत से भागे। करीब 2 हफ्तों तक कई गांवों और मोनेस्ट्री ने उन्हें शरण दी। 31 मार्च 1959 को अपने परिवार, बॉडीगार्ड, कुछ तिब्बतियों के साथ अरुणाचल प्रदेश के रास्ते दलाई लामा भारत पहुंचते हैं। 2 अप्रैल को ऑफिशियली भारत सरकार ने उनका स्वागत किया और 3 अप्रैल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को भारत में शरण देने की घोषणा की। हालांकि ऐसा करने से चीन से रिश्तों पर असर जरूर पड़ सकता था, इसलिए कई लोगों ने नेहरू के फैसले का भी विरोध किया था। भारत सरकार ने दलाई लामा को पहले असम के तेजपुर में रहने की जगह दी, फिर कुछ समय वो मसूरी में रहे और आखिरकार 1960 में धर्मशाला में बस गए। बाकी आप दलाई लामा के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।